नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टर्स। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गुजरात दौरा रहने वाला है। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। आज 3 रैली और 1 रोड शो करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में पहले दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद सोमनाथ, गरियागर और सावरकुंडला विधानसभा में रैली करते हुए नजर आएंगे। तो हार्दिक पटेल के लिए रोड शो करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो गुजरात का आज ये दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है। ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए और रोड शो करते हुए प्रदेश के मुखिया नजर आने वाले हैं गुजरात में। तो गुजरात के रण का अंतिम पड़ाव चल रहा है और लगातार सभी पार्टियां चुनाव प्रचार कर रही हैं और इस बीच बीजेपी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां करती हुई नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है वो भी आपको बता देते हैं। सुबह करीब 11 बजे सोमनाथ, गिरी सोमनाथ पहुंचेंगे सीएम। तो सुबह 11:10 पर सोमनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। तो वहीं 11:35 पर जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। 1:15 पर भावनगर में जनसभा करने वाले हैं। 2:30 बजे अमरेली में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो 4:30 बजे विरामगम विधानसभा में रोड शो करते हुए प्रदेश के मुखिया नजर आने वाले हैं। तो मिनट टू मिनट पूरा कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। करीब 11 बजे से ये पूरा कार्यक्रम शुरू होगा। वहाँ गुजरात पहुंचेंगे और उसके बाद सोमनाथ मंदिर जाएंगे, जहां पर दर्शन पूजन करेंगे और भगवान का आशीर्वाद लेंगे, भगवान शिव का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। 3 जनसभाएं हैं और उसके बाद एक रोड शो रहने वाला है। और इस रोड शो में कहीं ना कहीं इसकी पूरे इंतजाम जो है वो दुरुस्त कर लिए गए हैं, क्योंकि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ का अगर चुनाव प्रचार पर नजर डालें तो बड़ी संख्या में जनता वहां पहुंच रही है उन्हें सुनने के लिए, देखने के लिए, और उतनी ही उत्साहित नजर आ रही है। इसीलिए लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी दुरुस्त किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, आज जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ का गुजरात दौरा रहने वाला है और देखिए ताबड़तोड़ रैलियां हैं, जनसभाएं हैं और रोड शो करते हुए प्रदेश के मुखिया नजर आने वाले हैं आज। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के फायरब्रांड नेता हैं। साथ ही साथ वो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में सबसे लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब गुजरात में रहेंगे तो 3 जनसभाओं को वो आज संबोधित करेंगे। साथ ही साथ हार्दिक पटेल के लिए एक रोड शो भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो जब भी वो किसी दूसरे प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता वहां पर देखने को मिलती है। जिस तरीके से इससे पहले बिहार के इलेक्शन की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या फिर हिमाचल प्रदेश की इलेक्शन की बात कर लें, तो जिस तरीके से उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया, उनकी जनसभाओं में दूर दराज से लोग उनको सुनने के लिए लोग पहुंचते हैं। और साथ ही साथ जब वो किसी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हैं तो कहीं ना कहीं उस प्रत्याशी की जो जीतने की संभावना है वो प्रबल हो जाती हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के आज अगर हम गुजरात के दौरे की बात करें तो 3 जनसभाओं को संबोधित करने के साथ साथ वो एक रोड शो में भी शामिल होंगे, जो कि हार्दिक पटेल के पक्ष में रोड शो किया जाएगा। उसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबसे पहले अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो सुबह 11 बजे वो सोमनाथ मंदिर पहुंचेंगे, जहां पर वो पूजा अर्चना करने के बाद जनसभाओं को संबोधित करने के लिए निकल जाएंगे। अलग अलग जगहों पर 3 जनसभाएं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जाता है कि उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई दूसरा राज्य हो, वहां पर जब कभी भी कोई भी चुनाव होता है तो सबसे ज्यादा मांग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होती है। हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर की नीति अपनाई है उसको अन्य प्रदेशों में भी अपनाते हुए जो मुख्यमंत्री हैं वो नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि जनता योगी आदित्यनाथ को पसंद करती है। जब वो भाषण करते हैं, संबोधन करते हैं तो उसको सुना जाता है और उनकी बातों पर अमल किया जाता है। जब गुजरात में वो 3 जगहों पर रैलियों को संबोधित करेंगे, उसके अलावा जब रोड शो में शामिल होंगे तो कहीं ना कहीं जब रोड शो में वो शामिल होंगे तो जो जन सैलाब उनके रोड शो में उमड़ता है वो देखने को मिलेगा। अब देखना होगा कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन जगहों पर प्रचार करेंगे उन प्रत्याशियों को कितने ज्यादा बहुमत के साथ चुनाव जीतने का मौका मिलता है।
बिल्कुल नीलेश, ये देखने वाली बात होगी और कहीं ना कहीं आज जब सीएम योगी आदित्यनाथ गुजरात में गरजते हुए नजर आएंगे, वो भी तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण होगी। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। बढ़ेंगे आगे। आज संविधान दिवस है और इसी मौके पर सुप्रीम कोर्ट में आज संविधान सभा समारोह आयोजित किया गया है, जहां पर पीएम संविधान सभा समारोह को संबोधित करेंगे। आज संविधान दिवस का ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी संविधान सभा को संबोधित करते हुए नजर आने वाले हैं। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू भी इस दौरान शामिल होंगे। तो आज संविधान दिवस है और इस मौके पर पूरे देश में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इसी में जो कार्यक्रम महत्वपूर्ण है, सुप्रीम कोर्ट में संविधान सभा का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें प्रधानमंत्री खुद इस कार्यक्रम में संबोधित करते हुए शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो पीएम संविधान समारोह में सम्मिलित होंगे और आज संविधान दिवस के मौके पर संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो क्या कुछ संबोधन के दौरान प्रमुख बातें कहते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू रहेंगे मौजूद इस दौरान। तो पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है आज संविधान दिवस के मौके पर। और इसी मौके पर सुप्रीम कोर्ट में भी संविधान सभा का कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री खुद सम्मिलित होंगे और इस दौरान संबोधित भी करेंगे और कई सारी प्रमुख महत्वपूर्ण बातें इस दौरान कहेंगे वो। संविधान दिवस के मौके पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू भी इस दौरान मौजूद होंगे इस कार्यक्रम में। और अधिक जानकारी के साथ पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, आज चूंकि संविधान दिवस है और इस मौके पर पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में भी संविधान सभा का आयोजन हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे, संबोधित करेंगे। क्या कुछ ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, कितने बजे इसकी शुरुआत होगी? देखिए, अगर हम बात करें तो आज सुप्रीम कोर्ट में संविधान सभा का समारोह होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान समारोह को संबोधित करेंगे और संविधान दिवस की है, इसलिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और कानून मंत्री जो केंद्रीय कानून मंत्री है किरण रिजिजू, ये भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। दोपहर का वक्त बताया जा रहा है जब इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और संबोधन प्रधानमंत्री जब संबोधित करेंगे तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कानून व्यवस्था को लेकर और किस तरीके से सुदृढ़ किया जा सकता है उसको लेकर चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य कई बातें हैं जिसको लेकर प्रधानमंत्री चर्चा करते हैं, क्योंकि किरण रिजिजू ने हाल ही में कोलेजियम सिस्टम को लेकर कई बातें कही थी केंद्रीय कानून मंत्री ने। तो आज चूंकि संविधान सभा का समारोह हो रहा है तो इस दौरान कई बातें जो संविधान सभा से जुड़े हुए लोग हैं उसमें मौजूद रहेंगे इस आयोजन में, वो अपनी बात रखेंगे। ठीक है पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। वहीं लखनऊ में आज मजदूर किसान महापंचायत इको गार्डन में होगी। तो मजदूर किसान महापंचायत आज राजभवन का घेराव करती हुई भी नजर आएगी। तो तमाम किसान आज राजभवन का घेराव करेंगे। सरकार की वादा खिलाफी को लेकर किसान आंदोलित है और अपनी समस्याओं और मांगों का राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। तो भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत प्रदर्शन में होंगे शामिल। सुबह 11 बजे इको गार्डन में इकट्ठा होंगे किसान, जहां पर सरकार की वादा खिलाफी को लेकर ये किसान आंदोलन माना जा रहा है। तो अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेंगे। तो राजभवन का घेराव करते हुए भी नजर आएंगे और इस पूरे कार्यक्रम में भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो सुबह 11 बजे इको गार्डन में इकट्ठा होंगे किसान।
तो मजदूर किसान महापंचायत का आयोजन हो रहा है और ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीलेश, आज जिस तरह से किसानों के द्वारा ये मोर्चा संभाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि अपनी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन जारी है, महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के आह्वान पर आज जो है तमाम किसान राजधानी के इको गार्डन में जुटेंगे, जहां पर सरकार के वादा खिलाफी को लेकर और किसानों की समस्याओं को लेकर वो राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपेंगे। हालांकि राकेश टिकैत ने ऐलान किया था कि वो विधानसभा या फिर राजभवन का घेराव करेंगे। उसी को देखते हुए सुबह 6 बजे से भारी संख्या में पुलिस बल विधानसभा के आसपास, हजरतगंज के चौराहों पर, साथ ही साथ राजभवन के आसपास तैनात कर दी गई है। उसके अलावा चारबाग की अगर हम बात करें, जहां पर किसानों की आने की संभावनाएं हैं, वहां पर भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। इको गार्डन के आसपास बैरिकेडिंग लगाया गया है कि जब 11 बजे राकेश टिकैत इको गार्डन पहुंचेंगे, किसानों और मजदूरों के साथ वो महापंचायत करेंगे, जिसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि राज्यपाल को ज्ञापन कितने बजे देना है, विधानसभा या फिर राजभवन का घेराव करना है कि नहीं करना। उन तमाम मुद्दों पर महापंचायत में चर्चा की जाएगी। फिलहाल जिस तरीके से किसानों की पहुंचने की संख्या की जो संभावना है, उसको देखते हुए लखनऊ पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। खासतौर पर उन इलाकों पर पैनी नजर रखी जा रही है जो लखनऊ, सीतापुर और उन्नाव, हरदोई को जोड़ने वाले रास्ते हैं। उसके अलावा बात करें इको गार्डन की, तो इको गार्डन में ही इस पूरे महापंचायत को करने का आह्वान राकेश टिकैत की तरफ से किया गया था, जहां देर रात से ही किसानों का पहुंचना शुरू हो गया है। अभी की बात करें तो अभी उत्तर प्रदेश के राजधानी के अंदर जो सेंसिटिव इलाके हैं, खासतौर पर अगर हम राजभवन चौराहे की बात कर लें, राजभवन के आसपास की बात करें, विधानसभा की बात करें, चारबाग की बात करें, तो वहां पर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को भी अलर्ट पर रखा गया है। और उसके अलावा सिविल ड्रेस में भी पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। अगर किसान एक साथ जो है लामबंद होकर विधानसभा या राजभवन की ओर कूच करते हैं तो उनको रोका जाए और उनको समझाया जाए, ताकि अगर हम विधानसभा और राजभवन के आसपास की बात करें तो धारा 144 लागू रहती है, क्योंकि ये सेंसिटिव इलाके हैं जहां पर किसानों ने पहुंचने का ऐलान किया है। अब देखना होगा कि राकेश टिकैत जब किसानों के साथ महापंचायत में शामिल होते हैं तो क्या निर्णय लिए जाते हैं, कौन कौन सी मांगे राजपाल के समक्ष रखी जाएंगी। उसके अलावा क्या एक जो है प्रतिनिधि मंडल राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात करेगा, उसके बाद जो ज्ञापन है वो सौंपेगा, या फिर भारी तादाद में जो किसान और मजदूर लखनऊ पहुंच रहे हैं वो एक साथ लामबंद होकर राजभवन की ओर कूच करेंगे और राजभवन का घेराव करेंगे। तो इस पर भी संशय बना हुआ है। 11 बजे जब राकेश टिकैत इको गार्डन पहुंचेंगे, उसके बाद इन पूरे तथ्यों पर जो है निर्णय लिया जाएगा कि किस तरीके से राजभवन जाना है, क्या क्या मांगे हो सकती हैं, उन पर अभी विचार विमर्श किसान जब एक साथ बैठेंगे तो करेंगे। ठीक है नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। खतौली में बीजेपी का चुनाव प्रचार, भूपेंद्र चौधरी, असीम अरुण और सूर्य प्रताप शाही करेंगे प्रचार। तो सपा आरएलडी प्रत्याशी के पक्ष में जयंत चौधरी की भी रैली है। तो राजकुमारी सैनी और मदन भैया के बीच ये कड़ी टक्कर है। तो खतौली विधानसभा पर 5 दिसंबर को ये उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव को लेकर अब चुनाव प्रचार करते हुए बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ सपा और आरएलडी प्रत्याशी के पक्ष में जयंत चौधरी भी रैली करते हुए नजर आएंगे। तो माना जा रहा है कि राजकुमारी सैनी और मदन भैया के बीच ये कड़ी टक्कर है। तो खतौली विधानसभा पर ये उपचुनाव 5 दिसंबर को होना है और इसी चुनाव से पहले लगातार चुनाव प्रचार भी बीजेपी कर रही है और बीजेपी का चुनाव प्रचार करने भूपेंद्र चौधरी, असीम अरुण और सूर्य प्रताप शाही चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। वहीं सपा आरएलडी प्रत्याशी के पक्ष में जयंत चौधरी रैली करेंगे। तो राजकुमारी सैनी और मदन भैया के बीच ये कड़ी टक्कर। तो खतौली विधानसभा पर 5 दिसंबर को ये उपचुनाव होना है और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुजफ्फरनगर से सचिन जौहरी जुड़ चुके हैं। सचिन, देखिए खतौली विधानसभा पर जो उपचुनाव होना है उसको लेकर तमाम पार्टियां अब अपनी कमर कस चुकी है। दिन अब धीरे धीरे घटते जा रही है और इसी को देखते हुए देखिए बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे इस वक्त चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, देखिए पूरी तरह से मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा में चुनावी बिगुल बज चुका है। भाजपा की तरफ से बात करें तो दोनों उप मुख्यमंत्री मुजफ्फरनगर में आ चुके हैं, प्रचार प्रसार कर चुके हैं। मंत्रियों का भी एक बड़ा जमावड़ा लग चुका है। आज भी मुजफ्फरनगर में असीम अरुण और एक और मंत्री सूर्य प्रताप शाही आएंगे और चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। उसके अलावा रालोद की तरफ से भी जयंत चौधरी आज मुजफ्फरनगर में रहेंगे।
आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर मुजफ्फरनगर में रहेंगे। सपा के नेता भी आज मुजफ्फरनगर में चुनाव प्रचार करेंगे। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं एक कड़ी टक्कर मानी जा रही है सचिन। अगर देखा जाए तो माना जा रहा है कि एक तरफ तो राजकुमारी सैनी है और दूसरी तरफ सपा और आरएलडी के प्रत्याशी हैं। किस तरह से ये पूरा मुकाबला देखने को मिलेगा? देखिए, वाकई में कड़ी टक्कर है, लेकिन दोनों प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और 50-50 हजार वोटों से जीतने का दावा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि किसकी जीत मिलती है और किसे हार मिलती है, लेकिन जो मुकाबला है वो कड़ा हो चुका है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद आ रहे हैं कुछ दिनों में और उप मुख्यमंत्री दोनों आ चुके हैं। रालोद की तरफ से जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर में लगातार डेरा डाले हुए हैं, लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। आजाद समाज पार्टी का समर्थन मिल चुका है, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष भी आ जा रहे हैं, तो पूरी तरह से एक कड़ा मुकाबला मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा पर देखने को मिलेगा। ठीक है सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। बढ़े आगे, गंदगी फैलाने पर लगेगा जुर्माना। खाली प्लॉटों में गंदगी मिलने पर 50,000 का जुर्माना लगेगा। सफाई को लेकर नगर आयुक्त लखनऊ में जारी हुआ है निर्देश। इससे पहले भी गंदगी पर 5,000 जुर्माना लगाने के आदेश जारी हुए थे। आज तक किसी भी प्लॉट मालिक से जुर्माना नहीं वसूला जा सका है और अब देखिए एक बार फिर से निर्देश दिया गया है कि खाली प्लॉटों पर गंदगी मिलने पर 50,000 का जुर्माना लगेगा। और इससे पहले 5,000 का जुर्माना लगने के आदेश जारी हुए थे, लेकिन उसके बावजूद तमाम खाली प्लॉटों पर गंदगी मिल रही थी और किसी भी तरह से इस पूरे निर्देश को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। लेकिन अब एक बार फिर से गंदगी फैलाने को लेकर 50,000 ये पूरे जुर्माने की रकम कर दी गई है। तो खाली प्लॉटों पर उन खाली प्लॉटों के मालिकों से 50,000 जुर्माना वसूला जाएगा अगर उन प्लॉटों पर गंदगी मिलती है। वहीं शराब परोसने को लेकर सख्ती शुरू हो गई है। बिना लाइसेंस शराब परोसने पर होगी जेल। होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और मैरिज हॉल में सख्त निर्देश है। बिना लाइसेंस के शराब परोसने पर जुर्माने के साथ जेल भी जा सकते हैं। तो आबकारी विभाग की विशेष टीम कर रही है चेकिंग और लगातार होटल हो, रेस्टोरेंट हो, यहां पर लगातार चेकिंग की जा रही है। बिना लाइसेंस शराब परोसने पर 11,000 रुपए जुर्माने के साथ केस भी दर्ज होगा। तो दोषी पाए जाने पर आयोजक स्थल के मालिक पर कार्रवाई की जाएगी। तो एक बड़ा निर्देश दिया गया है कि अब जिस तरह से अवैध रूप से बिना लाइसेंस के होटल और रेस्टोरेंट में तमाम शराबें परोसी जा रही थी, उसको लेते हुए ये एक बड़ा निर्देश, एक बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, जहां पर शराब परोसने को लेकर सख्ती और भी ज्यादा कर दी गई है कि अगर ऐसा होता है बिना लाइसेंस के आप शराब परोसते हैं तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो 11,000 जुर्माने के साथ जेल जा भी सकते हैं होटल के मालिक, रेस्टोरेंट के मालिक या क्लब के मालिक। तो बिना लाइसेंस शराब परोसा तो जुर्माने के साथ जेल होगी। तो आबकारी विभाग की विशेष टीम पूरी चेकिंग कर रही है और हर रोज कहीं ना कहीं ये मामले निकलकर सामने आ रहे थे कि बड़े बड़े होटल हो, रेस्टोरेंट हो या क्लब हो, वहां पर बिना लाइसेंस के शराब परोसी जा रही थी और इसको लेकर लगातार कार्रवाई भी आबकारी विभाग कर रहा था। लेकिन अब इसकी गंभीरता को लेते हुए और सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। और अब खबर कानपुर से, जहां हर्ष फायरिंग से बाउंसर को गोली लगने से मौत हो गई है। समारोह की सुरक्षा के लिए बुलाए गए थे बाउंसर। लाइसेंसी बंदूक से चली गोली से दूसरे बाउंसर को लगी गोली। बीजेपी नेता रामजी गुप्ता के परिवार का विवाह समारोह था। तो रेल बाजार थाना क्षेत्र के रॉयल गार्डन गेस्ट हाउस की ये पूरी घटना है। तो रेल बाजार थाना क्षेत्र के रॉयल गार्डन गेस्ट हाउस की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर एक शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में बाउंसर की गोली लगने से मौत हो गई है। तो लाइसेंसी बंदूक से ये गोली चली, जिससे दूसरे बाउंसर को गोली लग गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बीजेपी नेता रामजी गुप्ता के परिवार का ये पूरा विवाह समारोह था। तो रेल बाजार थाना क्षेत्र के रॉयल गार्डन गेस्ट हाउस की ये घटना है।
तो हर्ष फायरिंग में बाउंसर की गोली लगने से मौत हुई है। समारोह की सुरक्षा के लिए ये बाउंसर बुलाए गए थे, लेकिन इस दौरान ये बड़ी दुर्घटना। तो लाइसेंसी बंदूक से चली गोली से दूसरे बाउंसर को गोली लग गई। बीजेपी नेता रामजी गुप्ता के परिवार का ये पूरा विवाह समारोह था, जहां पर सुरक्षा के लिए ये बाउंसर बुलाए गए थे और इस दौरान ये बड़ी घटना। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रामजी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामजी, क्या पूरी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, एक बड़ी घटना हुई है जहां पर देखिए शादी समारोह किस तरह मातम में तब्दील हो गया। जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, ये पूरा मामला रेल बाजार थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक रॉयल गार्डन है, जहां पर बीजेपी के नेता है रामजी गुप्ता, उनकी लड़की की शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था। ऐसे में जो वहाँ के गेस्ट हाउस के जो गार्ड थे वो तो वहाँ सुरक्षा के लिहाज से मौजूद थे, लेकिन जो बीजेपी के जो बड़े नेता है रामजी गुप्ता, उन्होंने 4 बाउंसर हायर कर रखे थे, जो डीजे में डांस के दौरान जो अक्सर विवाद की बात सामने आती, झगड़े की बात सामने आती, उनको वहां पर सुरक्षा पे लगाए गए थे। लेकिन वह बाउंसर भी उस डीजे में डांस करने लगे और हवाई फायरिंग करने लगे। हवाई फायरिंग के दौरान एक बाउंसर के जो राइफल से गोली निकली वो दूसरे बाउंसर में जाके लगी और वहां पर चीख पुकार मच गई। ऐसे में घायल पड़े बाउंसर को इलाज के लिए हाईलाइट अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर उसको डॉक्टर देखते मृत घोषित करते हैं। इस पूरी घटना की जानकारी होते ही पुलिस, जो रेल बाजार थाने की पुलिस है, वो मौके पहुंचती है, मामले की छानबीन करती है। जांच पड़ताल के दौरान यह बात सामने आई है कि बाउंसर की जो राइफल है उससे चली गोली से ही दूसरे बाउंसर की मौत हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब लगातार हर फायरिंग पर रोक लगाने के बावजूद लगातार हर समारोह में फायरिंग हो रही, लेकिन ऐसे में पुलिस की तरफ से जो सख्त कदम उठाने चाहिए वो कदम उठाया जा रहा है। यही कारण है कि लगातार फायरिंग के मामला सामने रहा है। ऐसा ही एक मामला घाटमपुर में भी देखने को मिला अभी कुछ दिन पहले ही, जहां पर हवाई फायरिंग के दौरान बारात जो थी उसमें हादसा होते तो बचा था, जिसमें 2-3 मामूली घायल हुए थे, जिसका जो दुल्हन थी वो उसने बारात के साथ जाने से इनकार कर दिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन पे उठ रहा है कि इस तरह की लगातार हो रही हरकत पर कब कार्रवाई। अब सवाल यहाँ पर भी उठ रहा है कि रामजी गुप्ता जिनका समारोह था वो बीजेपी के नेता है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होती है या जो लोग फायरिंग कर रहे थे उन पर कार्रवाई होती है, उनका लाइसेंस निरस्त होता है? ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस पूरे मामले में जो रॉयल गार्डन के मालिक है, जो गेस्ट हाउस के मालिक है पंकज तिवारी, उन्होंने साफ तौर पर इस घटना से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि वह उस वक्त मौजूद नहीं थे। इस घटना को लेकर के सिर्फ उन्हीं के जो लड़की पक्ष के लोग थे वही जिम्मेदार है। लेकिन इस पूरे मामले डीसीपी ईस्ट से बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, जो भी इसमें दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी और लाइसेंस निरस्तीकरण से भी आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। वहीं पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। अमरोहा का ये मामला है, जहां मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। फायरिंग में एक सिपाही भी घायल हुआ है। बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। 24 नवंबर को हसनपुर में दुकानदार की हत्या का आरोपी है यह बदमाश। घायल बदमाश और सिपाही जिला अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया। कोतवाली हसनपुर क्षेत्र में बदमाशों से ये मुठभेड़ देखने को मिली है। तो फायरिंग में एक सिपाही भी घायल हुआ है। तो बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि 24 नवंबर को हसनपुर में दुकानदार की हत्या का आरोपी था ये बदमाश, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। तो घायल बदमाश और सिपाही को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो कोतवाली हसनपुर क्षेत्र में हुई बदमाशों से मुठभेड़ और इस मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी। तो पुलिस और बदमाशों की ये मुठभेड़ देखने को मिली है। तो 24 नवंबर को एक दुकानदार की हत्या का आरोप है इस बदमाश पर। तो फायरिंग में एक सिपाही भी घायल हुआ इस दौरान। तो बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। तो 24 नवंबर को हसनपुर में दुकानदार की हत्या का आरोपी है ये बदमाश। और अधिक जानकारी के साथ अमरोहा से संवाददाता मोहम्मद माजिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद माजिद, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों की तरफ से दी जा रही है? देखिए ऋतु, मैं बता दूं, अमरोहा जनपद में पिछले 24 घंटे में 2 बड़ी मुठभेड़ हुई हैं और दोनों ही मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। बताया जा रहा है जो 23 नवंबर को ई रिक्शा संचालक की हत्या हुई थी, हत्या के बाद उसका शव जो है आम के खेत में मिला था और 24 नवंबर को सुबह
दुकानदार की हत्या कर दी थी, उसके सर में कोई गहरी रॉड मारी थी और दोनों का शव बरामद हुआ था। पुलिस ने इस पूरे मामले में गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी थी और जांच पड़ताल में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। देर रात पुलिस चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान जानकारी मिली कि मुखबिर के द्वारा के हसनपुर और गजरौला मार्ग पर जो है एक हत्या का आरोपी आ रहा है और पुलिस की चेकिंग देखकर जैसे ही वो वापसी भागने लगा तो पुलिस ने भी उसका पीछा किया और जवाबी कार्रवाई की, उस पर फायरिंग कर दी और पुलिस ने उसको ढेर कर दिया। उसके टांग में गोली लगी है। उसके जवाबी फायरिंग में एक सिपाही भी घायल हुआ है और दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लगातार पुलिस जो है अमरोहा में बहुत एक्शन मोड में दिख रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से पुलिस ठीक है मोहम्मद माजिद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे आगे, बात वाराणसी की करेंगे, जहां पर यात्रियों से भरी नाव गंगा में पलट गई। नाव में सवार 30 यात्री को बचाया गया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त दे रहे हैं वाराणसी से, जहां पर यात्रियों से भरी नाव गंगा में पलटी। नाव में सवार 30 यात्रियों को बचाया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त वाराणसी से, यात्रियों से भरी नाव जा रही थी और इस दौरान गंगा में ये नाव पलट गई। बताया जा रहा है कि 30 यात्रियों को बचाया गया है। हालांकि अभी तक ये पूरी अपडेट नहीं आई है कि आखिर कितने यात्री इस पूरी नाव में सवार थे। सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वाराणसी से ये खबर आपको दे रहे हैं, नाव में सवार 30 यात्रियों को बचाया गया। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।